नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल के एक सिपाही ने कार्यकर्ता ने वोट चोरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। दरअसल वोट चोरी के खिलाफ या चुनावी प्रक्रिया में ऐसी धांधलियों के खिलाफ एफआईआर को भी लेकर के एक प्रोसेस है कि एफआईआर कौन करवा सकता है। आलंद में वोट चोरी का जो मामला है उसमें अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे, हमने हालांकि कई बार आपको बताया है, तो इसमें भी चुनाव आयोग की कर्मी की तरफ से ही एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, मतलब कुल मिला के चुनाव आयोग की तरफ से। जब आलंद में चुनाव आयोग फंसा तो सफाई के नाम पर उनके पास यही एक बात थी कि भाई एफआईआर तो हमने ही दर्ज करवाया है, हालांकि कोई एहसान नहीं किया था। वो पकड़े गए थे, फंसे थे, तो एफआईआर दर्ज करवाई थी। एसआईटी उस मामले में काफी भीतर तक घुस चुकी है और कई और सीटों पर अब जांच का दायरा फैलता नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच महादेवपुरा में जहां से श्री गणेश किया था राहुल ने वोट चोरी और धांधली के खुलासे की, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इस एफआईआर पर भी चर्चा चल रही है कि एफआईआर की वैलिडिटी होगी या नहीं होगी। लेकिन बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी अब राहुल के मुख्यमंत्री पर है कि क्या राहुल के मुख्यमंत्री इस एफआईआर के जरिए जांच को गति देंगे और जांच करवाएंगे इसकी। और अगर जांच करवाई गई तो क्या ज्ञानेश कुमार इसकी चपेट में आ जाएंगे? क्या-क्या तथ्य इसमें हैं जिसके जरिए ज्ञानेश कुमार या उनका आयोग या उनके पूर्ववर्ती विलुप्त राजीव कुमार चपेट में आ सकते हैं? लाइए हेमंत जी को स्क्रीन पर लाइए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई। बस सीधा खबर पर आते हैं। भैया खबर दिखा दीजिए, हिंदी अंग्रेजी जिसमें भाषा में दिखाइए। राहुल गांधी ने लगाया था महादेवपुरा में वोट चोरी का आरोप, अब कांग्रेस कार्यकर्ता ने दर्ज करवाई शिकायत। मामला सिर्फ शिकायत नहीं है, शिकायत एफआईआर में इसीलिए लिखा हूं सीधा। राहुल गांधी बेंगलुरु वोट चोरी चार्ज, कांग्रेस वर्कर गोज टू पुलिस, पुलिस के पास पहुंचा। अब आगे आइए जरा भीतर, यहां पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, कांग्रेस वर्कर वाई विनोद 39 एज है, वाई विनोद 39 filed the complaint on November 19th with the Whitefield police stating that she was deeply pained by recent allegations that names of fake voters were added to the Mahadevpura voter list by unknown officials and private persons. ये जो कोट एंड कोट है अननोन ऑफिशियल्स एंड प्राइवेट पर्संस, ऑफिशियल्स भी हैं भले अननोन है, अज्ञात। इसीलिए मैंने कहा ज्ञानेश क्या इसके जांच के दायरे में आएंगे अगर मुख्यमंत्री जी एक्टिव हुए तो, क्योंकि अननोन ऑफिशियल्स। पुलिस हैव रजिस्टर्ड एन एफआईआर ऑन चार्जेज ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड फोर्जरी। ये एफआईआर वाली लाइन तो यहीं पर है, पुलिस हैव रजिस्टर्ड एन एफआईआर ऑन चार्जेज ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी धोखाधड़ी एंड फोर्जरी फर्जीवाड़ा along with under section 129 सेक्शन 129 of the Representation of the People's Act, which says election officials will not do anything that could favor a candidate। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए इन बातों को, क्योंकि इसी पर मैं हेमंत जी के पास चलूंगा, बार बार रेखांकित कर रहा हूं। फिर लास्ट में आइए, जन प्रतिनिधित्व कानून के धारा 129 के तहत भी इसमें एफआईआर में मामला दर्ज हुआ है, जिसके मुताबिक कोई भी इलेक्शन ऑफिशियल, चुनाव में लगा हुआ कोई भी कर्मी, चुनाव कर्मी, वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता है जो किसी प्रत्याशी विशेष को फायदा पहुंचावे। ये जोड़ने का मतलब है, प्रथम दृष्टया एफआईआर है तो प्रथम दृष्टया कहीं न कहीं यह बात भी रेखांकित हुई है कि किसी खास कैंडिडेट को, किसी प्रत्याशी विशेष को लाभ पहुंचाने का काम किसने किया? ऑफिशियल्स ने किया, चुनाव कर्मियों ने किया। ये ज्ञानेश तक जाने की बात हम क्यों कर रहे हैं? रास्ता हम नहीं बना सकते, ये रास्ता सिद्धारमैया को बनाना है, ये रास्ता शिव कुमार को बनाना है, ये रास्ता राहुल के लोगों को बनाना है।
जहां पर उनकी अथॉरिटी है वहीं पर ये मामला है और वहीं पर जांच का क्षेत्र भी है। मतलब खदान भी ऐसा नहीं है कि कोयले की खदान कहीं दूसरे, वहीं खोदना है, वहीं से सबूत निकालने हैं और वहीं पर इलाज बांध देना है। हेमंत भाई। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि पहले ये मामला सारा एक सीआईडी के पास, यूनिट के पास था। सीआईडी से जब राहुल गांधी की तमाम चीजें आई तो वो एसआईटी के पास चला गया और उसने वो सारा जो वो था कॉल सेंटर और वो सारी चीजें, वो सारे तार जुड़ते चले गए। नए नए लैपटॉप बरामद हुए, बीजेपी नेता के घर से जले हुए कागज बरामद हुए और वो सारी सब चल रहा था। तो उस दौरान में उसके बाद वो सारा आनंद का वो सारे वाला मामला था। महादेवपुरा के अंदर जो राहुल गांधी ने आज से करीब 3 महीने पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें यह था कि 1 लाख से ऊपर वोट फर्जी थे। उसमें चाहे वो नाम वैसे हो, जीरो एड्रेस हो, फादर के नाम गलत हो, या जिस भी तरीके से जो 1 लाख से ऊपर वोटों को, 1,40,000 थे अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन सारी चीजों को लेकर के बेंगलोर में व्हाइट फील्ड पुलिस स्टेशन है, उसके अंदर कांग्रेस की जो महिला विंग की ब्लॉक अध्यक्ष है, उन्होंने ये पर्चा दर्ज कराया है कि बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है और उसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और सारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो सारी धाराएं इसमें लगी। तो बेसिकली क्या है कि इस पे एक बार आपने पहले भी चर्चा की थी शायद। इनिशियली तो ये लग रहा था कि राहुल गांधी का, क्योंकि कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, तो बहुत तेजी से इस मामले के ऊपर पुलिस बियॉन्ड ए पॉइंट जाकर के वो सारी चीजें करेगी। लेकिन तब जब ये एसआईटी बन गई और एसआईटी ने बड़ा तेजी से काम शुरू किया, तो उसके बाद ये था कि महादेवपुरा की भी अलग से एक एफआईआर लॉन्च की जाए बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स। तो लेकिन राहुल गांधी ने तब तक कथित तौर पे ये कहा, जो मेरे सूत्रों ने मुझे बताया, कि जब कर्नाटक सरकार ने पूछा कि भाई एजी के पास चला गया सारा मामला और वो सारी कंप्लेंट्स वगैरह वो एग्जामिन कर रहे हैं, तो राहुल ने उनको कथित तौर पे ये कहा, जो एज टोल्ड टू मी बाय माय सोर्स, कि नहीं, इसको ये लड़ाई सड़क की है, इसको सड़क पे ही लड़ेंगे और जो एसआईटी कर रही है उसकी जांच होने दीजिए ड्यू कोर्स के अंदर। तो वो जो कागज चाहिए बेसिकली, जो कोऑर्डिनेट्स और वो सारी चीजें, वो तो राजीव अग्रवाल के समय से लेकर ज्ञानेश गुप्ता आ गया बीच में, 2.5 साल से वो जांच चल रही है। तो जो चुनाव आयोग से मांगा गया है, अगर वो कागज दे दें तो 5 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी कर्नाटक पुलिस एसआईटी कर ही देगी। लेकिन वो चूंकि नहीं मिल रहा है, तो उस एक स्टेज से आगे बढ़ने की स्थिति नहीं है। वो जो सर्विस कॉल सेंटर था, उस पर चलाने वाला व्यक्ति, उसका नाम भी मैंने बताया था, वो तो आजकल दुबई में भागे। उसके जो बाकी एसोसिएट्स हैं उनके लैपटॉप पकड़े गए, जैसा मैंने बताया था। उसके बाद एक सीए के यहां से वो कागज बरामद हो गए सारे पेमेंट्स के, उसके 80 रुपए पर वोट के हिसाब से जो था। तो वो एक पर्टिकुलर आनंद के लिए तो है नहीं, वो मॉडल तो केवल पैन कर्नाटका नहीं, मान के चलिएगा वो मॉडल पैन इंडिया मिलेगा जब आप इसकी गहराई से जांच करेंगे। और इसी बात से राजीव अग्रवाल, तब उन्होंने नहीं दी थी सारी डिटेल्स, और ज्ञानेश गुप्ता तो देंगे क्यों। और इन्हीं कारणों के चलते आपको ध्यान हो तो मोदी जी ने जो नया कानून बनाया, जो इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति का, उसमें उनको इम्यूनिटी भी दी थी। अगर वो उसको इम्यूनिटी ना मिले उनको, तो कोई भी अपनी जान की बाजी लगा करके इस तरह की गड़बड़ नहीं करेगा। तो पिछले चुनाव आयुक्त, मौजूदा चुनाव आयुक्त, उससे पहले जितने भी रहे और आगे जितने होने वाले हैं, बकौल मोदी जी के कानून, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन मेरा दूसरा कहना है कि जो एसआईटी के पास जांच के सामने कागज आ चुके हैं, उसकी एक लिमिट है, क्योंकि वो आनंद की चोरी के लिए पकड़ी गई है। और पड़ोस के जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं, वो मैंने आपको उस दिन स्पेशल स्टोरी जब हमने की थी बताया था कि उसके तार वहां भी जुड़ रहे हैं लगातार, कि उस एरिया में भी था, उस एरिया में भी था, वो कॉल सेंटर वहां था, वो सारी चीजें ऑलरेडी हैं। अब या तो उस एसआईटी का दायरा पूरा पैन कर्नाटका करो बेस्ड ऑन दैट, और वो नहीं करो तो एसआईटी को वहां काम कर लेने दो। एसआईटी जहां सीआईडी ने जांच छोड़ी थी, एसआईटी तो उससे काफी आगे बढ़ गई ना। सीआईडी तो इलेक्शन कमीशन से कागजों का इंतजार करती रही, वो उनको कभी मिलने नहीं। तो एसआईटी के अंदर स्पेशल आईटी विशेषज्ञों ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, जो निर्णायक कदम है, जिसकी जो मार है वो बीजेपी के जो स्थानीय कार्यकर्ता, वो था विधायक का जो प्रत्याशी था, उस तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। उसके घर से कागज बरामद हो गए। तब ये कहा गया कि दिवाली की सफाई हो रही थी, इसलिए रद्दी जलाई जा रही थी। तो रद्दी में वोटर लिस्टें जलाई जा रही थी क्या? मतलब और कुछ नहीं मिला रद्दी में, वोटर लिस्टें मिली। तो आप समझ सकते हैं उसका। और फिर उसके तार पड़ोस वाली कंस्टिट्यूंसी में भी गए। तो एक पक्ष तो वो है कि उस एसआईटी का दायरा जिसको आप कहते हैं कार्य क्षेत्र, वो एक लिमिटेड है, आनंद तक कह सकते हैं आप, या आनंद डिस्ट्रिक्ट तक ज्यादा कह सकते हैं। ये महादेवपुरा में जो 1 लाख वोट है ना आशीष भाई, ये वोट चोरी नहीं है, ये डकैती है।
आप सोचिए तो हाँ, सही। हाँ, वोट चोरी में धारा जब पुरानी आईपीसी थी, नई का तो मुझे पता नहीं, पुरानी में 379 लगती थी और डकैती में 392 लगती है भाई, और दोनों में सजा का बड़ा फर्क है। तो जो ये कांग्रेस कार्यकर्ता ने जो ये लगाई है, इसमें एक टेक्निकल वो नुक्ता लगा रहे हैं कई लोग कि चुनाव के मामले में, वोटर लिस्टों के मामले में कोई भी शिकायत केवल और केवल चुनाव अधिकारी ही कर सकते हैं। बीएलओ कर सकता है, कोई और कर सकता है, रिटर्निंग अफसर कर सकता है, ईआरओ कर सकता है, लाइक दैट। तो जो पिछली शिकायत दर्ज की थी, जिसकी सीआईडी ने जांच की और अब एसआईटी कर रही है, वो तो बीएलओ ने उसने कराई थी, सरकार चुनाव अधिकारी ने कराई थी। उसमें क्या राजीव अग्रवाल ने कागज दे दिए? जो सीआईडी मांग रही, 15 चिट्ठियां भेज चुकी, तब नहीं दिए थे। तो वो तो मैं करा लूं, आप करा लो, या कोई चुनाव अधिकारी करा लो, उन्होंने तो कागज नहीं देने तो नहीं देने। अब तो इस एसआईटी के स्पेशलाइजेशन पे है कि ये अपने स्तर पर कैसे उस पूरे गिरोह तक पहुंच सकते हैं। आनंद तो एक चीज थी ना, उसके तार ऑलरेडी पड़ोस तक जा चुके हैं, बाकायदा बीजेपी के नेताओं के। उन्होंने अपनी, आपको बताया था मैंने आपको, अंतरिम जमानत की अर्जी भी लगा चुके हैं कोर्ट में। जो बीजेपी के नेताओं पे जो आंच गई, तो उन्होंने इंटरिम बेल के लिए भी कोर्ट में। तो आप समझ लीजिए कि आंच बहुत दूर तक जा रही है। जब वो पकड़े जाएंगे और वो 10 मिनट की सेवा के बाद किस किस का नाम बताएंगे, उसकी आप एक महज कल्पना कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल कभी मत मानिएगा कि ये लोकल लेवल का कोई ऑपरेशन था, ये स्टेट लेवल का कोई ऑपरेशन था, बिल्कुल नहीं। ये पूरे देश के लेवल का ऑपरेशन है। इस तरह की बड़ी चीजें देखिए, इंटरेस्टिंग चीज उसमें सबसे क्या है इस पूरे खेल में, कि आशीष चितरंशी की वोट कटवाने के लिए मैंने अप्लाई किया, इसको साधारण भाषा में दर्शकों के लिए। तो मैसेज किसको आएगा? आपको आएगा, आपके फोन पर आएगा। आपके फोन पर मैसेज क्यों नहीं आया? और जो कटवा रहा है, यानी कि मेरा फोन भी फर्जी है, मैंने भी किसी और के नाम से फर्जी सिम ले रखा है, उसके पास भी नहीं जा रहा है जिसके नाम पे है। कोई तीसरी पार्टी कर रही है ये खेल, और वो तीसरी पार्टी कौन हो सकती है? ये सवाल मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं। हालांकि पता लग गया एसआईटी को, कॉल सेंटर किसका था, क्या था, वो पूरे कौन से नाम थे, वो सारी चीजें हम बता चुके हैं। सब आ गया, वो सब आ गया। इस सब का सबका मालिक एक है। लेकिन मैं उससे अलग थोड़ा एक उस पर सवाल पे आना चाह रहा हूँ। जैसे भी आपने कहा कि वो इम्यूनिटी दे दिया है, मतलब मोदी ने ज्ञानेश और इनको बचाने का प्रबंध कर रखा है। हम एक सवाल देश से भी, देश के लोगों से भी है और आपसे भी हुई। सब एक कोई कंपनी चलाता है, कोई भी कॉर्पोरेट में बहुत सारी कंपनियां हैं, उस कंपनी में कोई भी व्यक्ति ये लिख करके जान दे दे कि काम के दबाव की वजह से मैं जान दी, काम के दबाव से हमारे ऊपर अनुचित दबाव है, जान दे दे। जान देने वाले के परिवार वाले खड़े हो जाएं कि कंपनी के जो बॉस थे उनके दबाव में, उनके काम का इतना दबाव डाल दिया था, उसकी वजह से। भाई साहब, वो कंपनी, आपने भी देखा है, बहुत सारा एरिया कवर किया है, वो कंपनी तबाह हो जाएगी, वो बॉस तो जेल जाएगा, अगले दिन जाएगा ना जेल, भारत के कानूनों के मुताबिक। ऐसा नहीं, जेल जाएगा, अबेटमेंट में जाएगा, जेल जाएगा, पहला। दूसरा, वो कंपनी आप ये मान लो खत्म हो जाएगी। इतने इतने एंगल से जांच हो जाएंगे, अफसर अधिकारी जो पुलिस, ये चाहे उगाही के ही चक्कर में, मतलब उस पर पीछे पड़ जाएंगे कि दबाव डाल रहा था, ये कर रहा था। एसआईआर में इसीलिए आ रहा हूं, इसी पर कि एफआईआर हो रही है, क्यों इसका एक्सटेंशन नहीं हो रहा है? क्या अपोजिशन भी बिल्कुल ही सुस्त है? ऐसे अगर आप एग्रेसिव नहीं लड़ोगे, फ्रंट फुट पर नहीं लड़ोगे, तो ये बात कि हम सड़क पर करेंगे लड़ाई, मुझे गले से नहीं उतरता है, हजम नहीं होता। आप करो तो देखो तो एक बार, आप इस देश का फेडरल स्ट्रक्चर दिल्ली वाले खत्म करने पे आमादा है, और आप कानून बन गया है, उस कानून के लिए बैठे हो आप हाथ पे हाथ धरे। अरे ठीक है, एफआईआर खारिज कर देगी ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा कि इम्यूनिटी है। आप आगे तो बढ़ो। इस देश में कितनी जानें चली गई पिछले 15 दिन में? आज तमाम जगहों पर हेडलाइंस हैं, और वो हेडलाइंस में फिर भी कम आंकड़े हैं। 30 से ऊपर का आंकड़ा तो खाली बंगाल में जारी किया है टीएमसी ने। कितनी जानें चली गई? बंगाल में एक एफआईआर भी दर्ज हुआ, एक एफआईआर बंगाल में एक हुई है, एक एफआईआर जिसमें चुनाव आयोग का नाम, एक एफआईआर दर्ज हुई है। क्यों नहीं? जब इतने सारे एविडेंस, अच्छा इससे ज्यादा एविडेंस क्या, इतने सारे जितने मामले हैं, 90
5% मामलों में जो हम देखे हैं उसमें है कि एसआईआर के दबाव में, काम के दबाव में, तो उसका मालिक कौन है एसआईआर का? नहीं, उसका कौन? मालिक एक ही है, उसका मालिक एक ही है, किसी को नहीं पता था। और वो मालिक इतना समझदार है कि कम से कम 20 आरटीआई के जवाब में वो ये कह चुका है कि एसआईआर पूरे देश में कराने के फैसले का कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं। इससे बड़ी क्रांतिकारी बात सोच सकते हो आप कि पूरे देश के अंदर 100 करोड़ वोटर्स का एसआईआर करा रहे हो आप, सूचना मांगी तो वो भाई कह रहा है कि हमारे पास रिकॉर्ड में ऐसी कोई जानकारी नहीं। तो वो कहां से वो फैसला होम मिनिस्ट्री ने कर दिया क्या, या पीएमओ ने कर दिया? ये काम तो चुनाव आयोग का ही है। और चुनाव आयोग हो या कोई भी सरकारी दफ्तर हो, वहां 100 रुपए अगर चाय का बिल देना है उसके लिए भी नोटिंग बढ़ती है, और ये तो 100 मतलब करोड़ों रुपए का मामला है। तो ये बेसिकली क्या आशीष भाई, एक चीज समझनी पड़ेगी। आपने कहा कि एग्रेसिवली परसू करो। एक होती है भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी कि फर्जी के हिसाब के ऊपर लगाया सीधा देशद्रोह का, ठीक, वो एग्रेसिवली करते हैं, फर्जी भी एग्रेसिवली करते हैं। नहीं, लेकिन हम उसका भी विरोध करते हैं ना। एनएसए किसी पे लगा दिया, वांगचुक अंदर पड़े हुए हैं, उनके ऊपर एनएसए लगा दिया, कल तक तो इनके बहुत प्रिय थे। तो सवाल वो नहीं एक्सट्रीम किसी भी चीज का बुरा है। मेरा ये मानना है आशीष भाई कि जिस रास्ते पे एसआईटी निकल पड़ी है ना, वो एसआईटी उन दो ही एक कंस्टिट्यूंसी तो ऑलरेडी वो दे आर लुकिंग इनटू इट और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वो बीजेपी के लोकल कैंडिडेट तक उनकी पूरी की पूरा रेडार की सुई टिक चुकी है, इसलिए वो भागा एंटिसिपेटरी बेल के लिए। वो चार्टेड अकाउंटेंट जांच के बाद जहां से पेमेंट गई, एक ही तो भागा है ना दुबई, जो कॉल सेंटर का बॉस था। बाकी जो उसके कारिंदे थे वो तो सारे रेडार पे हैं, पूछताछ भी हो चुकी है एसआईटी की। तो इसमें चाहे एक एफआईआर कर लो चाहे 20 कर लो, सवाल वो नहीं होता। सवाल ये होता है कि उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाओ। मैं एक बात और जोड़ दूं, क्या ये इस एफआईआर को भी उसमें क्लब नहीं किया जा सकता? नहीं, ये भी नहीं, क्लब नो, कर दिया जाए? वो नहीं, वो क्या है कि ये एसआईआर एक एरिया स्पेसिफिक की है। उसने जो कंप्लेंट की है वर्कर ने, वो महादेवपुरा की है, और उसने बेस बनाया है लेडी ने कि ये जो सारी डिटेल आई 1,40,000 वोट, 1,40,000 वोटों की, उसका बाकायदा ब्रेकअप दिया है और उसकी सारी बैकग्राउंड दी है, डॉक्यूमेंटेशन की है पूरी। तो वो दोनों नहीं जुड़ सकती साथ में, वो आनंद का एरिया है, अलग कंस्टिट्यूंसी है, अलग उसकी जांच है। यही बात, यही नहीं, फिर मेरे सवाल शायद आप नहीं वो किए। मैं यही कह रहा हूं कि एसआईटी का गठन जो है मोदी जी ने तो किया नहीं है, एसआईटी तो बनाया है यही सिद्धरामैया की सरकार ने ना। उस एसआईटी को, उसके लिए भी तो संविधान संशोधन नहीं करना है कि मोदी के भरोसे हो। उस एसआईटी को कम से कम अधिकार उसके बढ़ाओ, उसको जो है ये अगर वोट चोरी का मामला, मतलब ये मैं एक बात कर रहा हूं, क्योंकि इससे इससे एसआईटी के पास सबूत, एसआईटी का दायरा बड़ा होगा ना, तो आपका केस मजबूत होगा। एसआईटी के दायरे को ये बड़ा किया जाए कि जो भी वोट चोरी से जुड़े जो भी मामले आ रहे हैं वो इसी एसआईटी के पास जाए। एसआईटी अपना क्षेत्र बढ़ा ले, उसमें अपने साथी बढ़ा ले, एम्प्लॉय बढ़ा ले, एक्सपर्ट बढ़ा ले, लेकिन उसी के पास जाए तो एक समग्र जांच होगी, फिर टुकड़ों में नहीं होगी, समग्र होगी, एक ही जगह आपके पास सारे तथ्य हैं। आशीष भाई, आपकी भावनाएं 100% सही हैं, लेकिन लीगली उसमें क्या होगा कि पहले आनंद के लिए बनी है वो, ठीक, एसआईटी एरिया स्पेसिफिक है। पड़ोस वाली कंस्टिट्यूंसी में भी जाना है उसको, कलबुर्गी में, तो उसका एरिया रीनोटिफाई करना पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर एक बार वो फोकस जांच कर रहे हैं, मान लीजिए आप 2 कंस्टिट्यूंसीज की बहुत बेहतरीन जांच कर रहे हैं और कल्प्रिट्स तक पहुंच रहे हैं, तो वो 2 कल्प्रिट ही पूरे देश का कच्चा चिट्ठा वहीं दे देंगे अगर आपने ढंग से जांच कर ली तो। वो खेल सारा अलग नहीं है, मॉडल सारा एक है। मालिक जैसा आपने कहा एक है, तो मॉडल भी सारा एक है। तो उसमें बेसिकली क्या होगा, अगर क्योंकि एसआईटी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड ऑफिसर्स हैं, अगर वो इन 2 कंस्टिट्यूएंसीज को एस्टेब्लिश कर देती है और उसके तार कहीं फर्दर जुड़ते हैं फर्दर, तो फिर स्टेट लेवल की एक अलग एसआईटी बन सकती है बाकी एरियाज को एस्टेब्लिश करने के लिए। ये तरीका ताकि डाइवर्सिफाई एक अलग लेवल, क्योंकि आनंद में देखिए हम लोग कई बार चर्चा किए, हम ही आप अक्सर चर्चा ये सब करते भी रहते हैं कि इनके ये कई सर हैं, अलग अलग मॉडल्स, सेम मॉडल नहीं है, मालिक तो सबका एक है, लेकिन ये अलग अलग मॉडल, अलग अलग प्रयोग अलग अलग जगहों करते हैं, जगहों पर। आपको महादेवपुरा में का खेल दोनों जगह हुई है वोट चोरी, महादेवपुरा में, आनंद में बदलता है। इनका जो ऑपरेटिव सिस्टम जो भी होगा,
मॉडस ऑपरेंडी जो भी होगी महादेवपुरा में, वो डिफर करेगी। तो उससे एक नया वोट चोरी का नया डायमेंशन भी खुलेगा। मुझे लगता है कि एक मतलब जो जांच टीम अलंद में कर रही है और अलंद से जुड़े जो खुलासे हो रहे हैं वहां कर रही है, उसके साथ साथ समानांतर एक ऊपर हेड हो और उस एक टीम उधर करे जांच। ये वही टीम नहीं तो वो डाइवर्ट हो जाएगी वो जिस दिशा में जा रही है। लेकिन एक बड़ी टीम होनी चाहिए जो ऐसे नहीं मामलों में बड़ी टीम करे और रिपोर्टिंग एक जगह हो। वो नहीं उसके काम अश- उसके हाँ उसके जिम्मे ये ना हो कि रोड शो भी उसको देखना है, लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, वो खाली चोरी ही देखा ही बिल्कुल नहीं क्लियर। नहीं आशीष भाई, इसमें क्या है कि वो दोनों जो कंस्टिट्यूंसी है, एक का तो ऑलरेडी स्पेसिफिकली वो जांच कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़ गई है एसआईटी। ठीक, उसका जो ऑफिसर टॉप पे बैठा हुआ है वो इतना मतलब जबरदस्त प्रोफेशनल व्यक्ति है। उसने पूर्व जो पीएम थे उनके पोते को भी कितने दिनों के अंदर अंदर करा कर उसको सजा करवा दी, कन्विक्ट करा दिया। ही सच ए प्रोफेशनल मैन। तो वही व्यक्ति इसकी जांच कर रहा है और यही कारण है कि सीआईडी से जांच एसआईटी के पास आने के बावजूद चुनाव आयोग ने उनको एक लाइन का कोई सूचना नहीं दी, उसके बावजूद वो इतने आगे बढ़ गए। ठीक, तो अब जो दोनों मॉडल्स में क्या फर्क है? आनंद में जो खेल किया गया था वो आनंद की असेंबली कंस्टिट्यूंसी जीतने के लिए किया गया था। महादेवपुरा में जो किया गया है वो बेंगलुरु सेंट्रल की पार्लियामेंट को खेल करने के लिए, पूरी पार्लियामेंट को। वहां पर क्या हुआ है कि 5 असेंबली में कांग्रेस जीती और केवल एक असेंबली में 1 लाख वोटों से बीजेपी जीती। और वो सीट कौन जीत गया? बीजेपी। मतलब 5 कंस्टिट्यूंसी में हारने के बावजूद केवल एक कंस्टिट्यूंसी के कारण आप पार्लियामेंट क्लियर हो गया। मेरा हाँ, खाली यही कहना है कि मुझे अभी भी यह है कि एक डेडिकेटेड, जैसे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, एडीजी जो है कर्मचारी क्या कल्याण, पुलिस कल्याण वेलफेयर वाले होते हैं, होमगार्ड वाले होते हैं, ट्रेनिंग वाले होते हैं, तो एक उसी लेवल का प्रोफेशनल एडीजी, सिर्फ एडीजी ये इस डिपार्टमेंट का कर दिया जाए, बना दिया स्पेशल हो कि इसमें जहां जहां पर वोट चोरी के कंप्लेन है वहां पर काबिल अफसरों को वो करके और सेंट्रलाइज हो, ताकि एक ही जगह से हैंडल हो सारे सबूत, सारा जो है ना कि जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं कि ऊपर एक फादर्स नेम फिर उनके 3 बेटे, तो ऊपर एडीजी साहब है, उनके 3 अफसर, एक आलंद में जांच कर रहा है, एक महादेवपुरम कर रहा है, ऐसे करके वो सेंट्रलाइज हो क्योंकि ये सबसे बड़ा इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय आज की तारीख में यही है। मतलब इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए कि चलो चलता है, जो कांग्रेस का जो मूल स्वभाव है ना वो चलता है वाला, चलता है, ठीक है, चलता है, कोई स्टेटस को हाँ स्टेटस को चलता है, हार गए कोई बात नहीं, 5 साल बाद तो फिर चुनाव आएगा, कोई कुंभ का मेला थोड़ा कि 14 साल बाद आएगा, फिर 5 साल बाद आएगा, फिर हारेंगे 5 साल बाद, तो चलता है। नेता कोई नया तो नहीं बना ना, नेता नया बना नहीं ना, हुड्डा ही है ना, गहलोत ही है ना, बस कोई बात नहीं, चलता है। तो ये वाला भाव तो इसलिए है कि हाँ चलो नहीं कम से कम आशीष भाई, गंभीर इसमें कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने कहा ना कि जो आनंद में जो कंस्टिट्यूंसी में जिस तरीके की जांच एसआईटी की बढ़ रही है, तो सूनर और लेटर मान के चलिएगा कि उसमें अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी जाएगी। फिर आपने कहा कि उनको जो दिल्ली वाले आपके मित्र हैं, ज्ञानेश गुप्ता जी, राजीव अग्रवाल जी, जो लापता जिनको आपने बताया, तो उनके एफआईआर में नाम इस स्टेज पे आए या किस स्टेज पे आए, और तब कोर्ट उसको किस रूप में लेता है, वो जो इम्यूनिटी वगैरह की बात है वो उस स्टेज पे आएगी। एज ऑफ नाउ कोई पाबंदी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सारे का सारा खेल हुआ है खास तौर पर कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट, मैं आपका नाम कटवाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके पास मैसेज क्यों नहीं गया? उसमें तो डबल सारा सिस्टम होता है, सारा चेकिंग का। और मैंने जो फर्जी फोन ले रखा है जिसके नाम से, उसके पास भी मैसेज नहीं गया। तो क्या चुनाव आयोग के सिस्टम को हैक किया गया था? ये आंच वहां तक पहुंचेगी कि चुनाव आयोग में कौन लोग थे जिन्होंने वो जो सिस्टम था उसको कंप्रोमाइज किया, उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज किया, और वो किसने करवाया, किसके कहने से हुआ वो? तो ये तार अगर इसकी जांच हो जाए तो ये वोट चोरी नहीं है आशीष भाई, इसको हम थोड़ा सा हल्के से ले रहे हैं, राहुल गांधी भी हल्के से ले रहे हैं। ये वोट चोरी नहीं है, माफ कीजिएगा, ये लोकतंत्र पर डकैती है। वोट चोरी तो बहुत छोटा शब्द है, जब आप बहुत छोटा शब्द है। जैसे ये हर घटना पे आपने नारा लगा दिया मोदी जी के खिलाफ, और उसके बाद सीधा धारा कौन सी लगती है? देश के खिलाफ अपराध, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। उससे नीचे की इनको धारा ही नहीं पता। अगर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में आपने नारा लगाया तो सीधा आपके ऊपर लगेगा एनएसए। ठीक,
और अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल क्राइम है तो मनी लॉन्ड्रिंग से नीचे इनको धारा नहीं पता, सीधी मनी लॉन्ड्रिंग लगाएंगे, मनी की चेचवन्नी हो या ना हो, तमाम केसेस में आपने देख लिया। तो सवाल यह है कि जो वहां पर वोट चोरी हुई, या हरियाणा तो पूरी स्टेट में हुई, हरियाणा की तो पूरी स्टेट का दे दिया, उसके बाद चुनाव आयोग चुप्पी क्यों साधे हुए? राजीव अग्रवाल थे ना उस टाइम तो सीईसी भाई, हरियाणा में जब चुनाव हुआ तो सीईसी वो थे, श्रीमान ज्ञानेश गुप्ता इलेक्शन कमिश्नर थे, बराबर के दोषी हैं दोनों, ठीक है, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस पे उन्होंने मुंह भी खोला क्या हरियाणा वाले पे? हरियाणा का सीईओ क्या कह रहा था 5 तारीख को जब राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसने एक फुद्दू सा कागज जारी किया और उसके बाद लिखा कि डिटेल्ड रिप्लाई विल बी गिवन सून। आज कितनी तारीख है? वो अभी तक सून हुआ नहीं, 18 दिन हो गए। तो ये फंसे हुए हैं, कहीं जांच करा लो। हरियाणा में क्यों जांच नहीं होगी? नायब सिंह सैनी जैसा व्यक्ति बैठा है सीएम, क्या कहा उसने चुनाव की काउंटिंग से पहले कि चिंता मत करो, हमने हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। कहा ना, यहां पर बिहार का चुनाव हुआ, अभी क्या बोले अमित शाह जी कि 160 पता नहीं कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में भाषण दे रहे थे वो, कि फलाने वालों मैं तुम्हें परिणाम बता दूं चुनाव का, 160 से पार जा रहे हैं, और वो 202 पे जाके टिका। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत, एक होता है दावा करना और एक होता है कोई बात कन्विक्शन से कहना। ये मामला तो वहीं पे शुरू हो जाएगा जब मोदी जी ने ये कहा था कि 304 सीटें आएंगी, 304 ही आएंगी। उस चुनाव की जांच करा लो आप, 2019 वाली करा लो, कौन कराएगा और कौन जांच करेगा? याद रखिएगा मेरी बात, मेरा और आपका तो ऐसा ही, पता नहीं कब हमारी आवाज बंद कर दी जाए क्या हो, जांच 19 की भी होगी, याद रखिएगा इस बात को। बचा कोई नहीं है, केवल वक्त का खेल है। किसी को लगता है कि आज मैं ऑल पावरफुल हूं, मैं बड़ा भारी ताकतवर हूं, उन्हीं ताकतवरों को मैंने जेलों में भी देखा है, जिनके सामने मतलब उस चीज को 100% जांच होगी, मान के चलिए 19 से जांच होगी। और राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि 19 का चुनाव भी ऐसे ही जीता गया था, और उसमें जिस तरीके के परिणाम आए थे वो भी किसी से छुपे हुए नहीं, कि आपने कहा 304, ना 303 आई ना 305 आई, तो इसका भी तो कोई लॉजिक था ना। अरे वो भी ये टास्क होगा ना। आंकड़े, जब आंकड़े दावे किए जाते हैं तभी संदेह पैदा होते हैं। अभी मैंने कल से कार्यक्रम में 2 बार इस बात की चर्चा की, असम में 126 सीट है, वहां पे पता है कितना बोला है, कितना जीतेंगे? 103। मैंने तो कल ठीक यही है, पूछा कि भाई कामाख्या कामाख्या देवी है वहां पर किसी तांत्रिक ने बताया क्या कि तंत्र साधना से कि 103? 103 कौन आदमी कहते तो 100 जीत लेंगे हम, समझ में आता है, मोटे फिगर्स हैं कि 100 जीत लेंगे, 125, 150, 103, 126 में कितना जीतेंगे? 103। नहीं, ये सब बोल, 2 दिन ये भी बहुत आप एक चीज, बोलना पड़ता है। आप एक हाँ, चीज मिस कर गए। जब हाँ, बिहार का चुनाव आया, 202 सीटें आई, तो किसी को समझ में नहीं आया, एनडीए को भी समझ में नहीं आया ये क्या हो गया। उसके बाद आपके प्रिय मित्र चिराग पासवान जी ने एक बाइट दी, मैं अभिभूत हो गया उसको सुन के। उन्होंने कहा कि सफलता हमें कब मिली है, 225 पे हमारी नजर थी, 225 में, 225 जीतने का हमारा वो था, शुक्र है उसने 244 नहीं कहा। तो मुंह के आगे मैदान, फिर मेरे दिमाग में ये बात भी आई कि भाई वो 18 क्यों छोड़ दी थी, विपक्ष मुक्त बिहार ही कर देते कम से कम, कोई भी क्यों बचे, 225 का टारगेट था तो 18 ही तो बची है महाराज, वो भी कर लो। तो वो दिन भी आएंगे, चिंता मत कीजिए। सुनील अरोड़ा ने अभियान शुरू किया था ये, उसके बाद राजीव अग्रवाल और उसके बाद ज्ञानेश गुप्ता। और मैं 100% कन्विंस्ड हूं, आप मानिए इस बात को, कि ये मध्यावधि चुनाव की फिराक में ये सारे जो एसआईआर वगैरह जितने भी खेल हो रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं मध्यावधि चुनाव की तैयारी है, ये विदाउट पर्पज नहीं है। मोदी जी कहीं ना कहीं कुछ बड़ा, जो कहते हैं ना आज कुछ बड़ा करते हैं, तो उस बड़े की फिराक में ये सारे का सारा, एसआईआर की कोई मतलब नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, कोई टाइमिंग नहीं, उसके पीछे सिर्फ खेल एक है कि इनके हिसाब की वोटर लिस्ट बन जाए और फिर धीरे से आज कुछ नया करते हैं, चुनाव घोषित करा दो सरकार डिसॉल्व करके। इस तरह के संकेत मुझे कहीं ना कहीं आभास मुझे हो रहा है कि ये उस रास्ते पे जा रहे हैं, वरना इस एसआईआर की अनटाइमली, वो होता है ना बिना मौसम का एसआईआर, हर चीज का एक रीजन होता है, रीजनिंग, लॉजिक, कोई कोई तर्क, कोई विजन, कुछ भी नहीं। तो सीधा मुझे लगता है कि ये जो 400 सीटें हासिल करने वाला जो खेल था पिछली बार जो रह गया, ये उस फिराक में है, वन नेशन वन लीडर वाला खेल करने के चक्कर में, इसीलिए इतने बड़े पैमाने पे ऐसा है और इतनी बड़ी बदनामी तभी ली जा रही है, वरना कोई रीजन नहीं। ये आशंका आपकी निर्मूल नहीं है, ये आशंका में दम है, क्योंकि ये जब 400 पार होगा मध्यावधि चुनाव, फिर 400 पार, फिर संविधान किनारे करो, मनुस्मृति लाओ, वो हो सकता है सारा कुछ ना।
खैर इजाजत दीजिए हमें, देखिए भाई जांच उच कहाँ हो रही है, कांग्रेस शासित सरकारों में थोड़ा बहुत सुगबुगाहट है, अंजाम तक पहुंचे इसकी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।